हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। कल हमने आपका एक हिंदी का रिवीजन का वीडियो डाला था, तो बहुत से बच्चों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए। कई बच्चों ने कहा सर इसको कंटिन्यू रखिएगा। हालांकि मैं अभी 2 वीडियो डाला करूंगा पर डे। वैसे तो अभी आपके एग्ज़ाम की डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर होती भी है, मान लो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम, फिर भी अभी हमारे पास 30 से अधिक दिन है। तो मैं आपका पूरा जितना मैंने कहा है करंट अफेयर्स और आपका ये हिंदी रिवीजन पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, उतना करके जाइएगा, आपको करंट अफेयर्स और ये हिंदी पूर्ण रूप से अच्छे से आपका होगा। अभी थोड़ा सा मुझको फीवर हो गया है, हेल्थ इशू, इसलिए मैंने अभी 2 वीडियो नहीं कर पाए, लेकिन मैं जल्दी ही करूँगा और थोड़ा सा भाग दौड़ तो रहती ही है। तो कल मैंने आपको हिंदी का सिलेबस समझाया था, 6 पॉइंट में समझाया था, यूपी पुलिस में जिस तरीके से दिया गया था। पहला पॉइंट उसमें क्या था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो कल हमने उस पर बात की थी। दूसरा पॉइंट उसमें क्या था, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो आज के इस पार्ट में हम हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान पर ही बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो ये लिखा है जे कैटलर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अन्य बुक्स में कुछ भी मिल सकता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देनी। अगर क्वेश्चन बने कि हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो जे कैटलर। कहीं कहीं पे आपको इनकी फुल फॉर्म के साथ जॉन जोसुना कैटलर भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, आपने अगर नाम सुना हो जॉर्ज गियर्सन। क्वेश्चन आता है वास्तविक अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉर्ज गियर्सन ने। 3 क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, तो गारसादा तासी ने। और अगर वास्तविक अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, तो जॉर्ज गियर्सन ने। और पूछे हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका बनता है शिव सिंह सेगर ने। बहुत पूछे जाते हैं और डिटेल में ये सब क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम के हैं, आरओ एआरओ इन पे विशेष तौर पर बनते हैं। लेकिन अभी आप इनको ध्यान रखिएगा जो हम बात कर रहे हैं। एक पुस्तक है ये हिंदी व्याकरण, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये श्री कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा लिखी गई 1921 में। किसी किसी बुक में आपको ये 1920 भी मिल सकता है। 1928 में एक और पुस्तक लिखी गई, हिंदी शब्दानुशासन, किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा। किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। पाणिनि कौन है, आप सभी जानते होंगे, संस्कृत व्याकरण के जनक, उनके द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना की गई, तो वो पाणिनि है। तो उनको अगर उपाधि के रूप में पूछ लें कि किशोरीदास वाजपेयी या हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, तो ये किशोरीदास वाजपेयी को। तो ये 3 पुस्तक ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन आपको कि हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ जे कैटलर, हिंदी व्याकरण ये रचना कामता प्रसाद गुरु, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट है ये हमारा हिंदी व्याकरण के 5 प्रमुख तत्व हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। पूछा जाए हिंदी व्याकरण के कौन मतलब कितने प्रमुखतः या मूलतः तत्व हैं, तो ये 5 हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसमें 4 जो शुरुआत के हैं वो हैं विकारी। इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये अंतिम है अवयव, इसमें किसी प्रकार का लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि एक निपात भी होता है, वो भी अवयव के अंतर्गत ही आता है। जैसे वो शब्द होते हैं कुछ कुछ, तब हो गया, तो हो गया, भी हो गया, तक हो गया, ये सब अवयव में आते हैं। इनमें में किसी प्रकार का कोई लिंग वचन आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं हम संज्ञा पर, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट यही है, तो दुनिया में जितनी भी भौतिक, अभौतिक, सजीव, निर्जीव वस्तु हैं, उनका कोई नाम है तो वो सब संज्ञा है। जैसा कि ये है, सभी ने आपने परिभाषा पढ़ी होगी हिंदी और इंग्लिश में, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मूलतः या प्रमुखतः 3 भेद हैं। वैसे कहीं कहीं पे आपको 5 भेद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ये शब्द जुड़ा है विशेष तौर पर मूलतः या प्रमुखतः, तो ये 3 भेद ही काउंट होंगे। प्रथम है व्यक्तिवाचक, द्वितीय है जातिवाचक, तृतीय है भाववाचक। अब ये जातवाचक के 2 भाग और हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। समूहवाचक में जब समूह की बात की जाती है किसी प्रकार की, जैसे सेना की बात हो, तो वो समूह में आ जाता है। अब द्रव्यवाचक में जैसे दूध, पानी, इन सब चीज़ों की बात हो, लेकिन ये सब आते जातिवाचक के अंतर्गत ही हैं, तो वो सब इसमें काउंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर विशेष तौर पर हो समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इन सब पर जैसे जो अभी मैंने नाम बताए, दूध या सेना, तो ये आप समझ सकते हैं, उनमें टिक कीजिएगा, वरना जातवाचक ही कीजिएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाली संख्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे कि राम, आगरा, गोदान, ये एक विशेष वस्तु या व्यक्ति
का बात कर रहे हैं, जैसे आगरा, अब दुनिया में 2-4 शहर तो आगरा हो नहीं सकते, सिर्फ एक ही आगरा है उत्तर प्रदेश में, ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो आगरा एक ही है, तो वो एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। गोदान, अब मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उनकी रचना है, तो ये एक ही है, ये कोई 10 व्यक्तियों की नहीं है, तो ये गोदान किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। वहीं पर अब आप जातिवाचक को समझिएगा, जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की समस्त वस्तुओं का बोध कराती हैं उन्हें जातिवाचक करते हैं, जैसे लड़की या लड़का। अब लड़की की बात करें, कहीं पे लिखा हो तो वो समस्त संसार की लड़कियों की बात हो गई, किसी विशेष की बात हो नहीं रही है, तो वो आ जाएगा जातिवाचक में। नदी, तो दुनिया भर की नदियां हैं, उन नदियों का आपको बात हो गई, तो वो जातिवाचक में। अब विशेष नदी कह देता, गंगा लिख देता, तो वो आ जाती आपकी व्यक्तिवाचक में। पुस्तक, तो ये पुस्तक समस्त पुस्तकों की बात हो गई, तो आ गई है जातिवाचक में। विशेष पुस्तक की बात की गई यहाँ पर गोदान, तो ये आ गई अपनी व्यक्तिवाचक में। यहीं पर मैंने क्या कहा था, जातिवाचक को 2 और कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जैसे समूहवाचक में बात की जाए सेना की, तो सेना दुनिया की हो गई, लेकिन विशेष सेना की बात की जाए भारतीय सेना, तो वे व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। भारतीय सेना में भी कैटेगरी है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तो वो भी विशेष तौर पर हो गई। लेकिन जल सेना में तमाम देशों की जल सेनाएं आ जाएंगी, तो वो भी जातिवाचक में ही आएगी, लेकिन अगर भारतीय जल सेना कहता है तो वो आ जाएगी व्यक्तिवाचक में। इस तरीके से डिफरेंस ध्यान रखना है। लेकिन वो समूहवाचक जब टिक ऑप्शन में होगा तो वहाँ पे आपको समूहवाचक टिक करना है, बंच ऑफ की जैसे बात हो या इसमें। और द्रव्यवाचक में बात करें, जैसे अब आप बात कर लीजिएगा पानी की ही, तो पानी अब समुद्र का भी है, तालाब का भी है, नदियों का भी है, नहरों का भी है, इस तरीके से। लेकिन अब ब्रांड में बात करें तो बिस्लरी का भी है, अब और भी कई आते हैं जैसे किनले, इनका भी है, लेकिन है वो पानी ही, तो वो जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन जब द्रव्य किसी प्रकार से सूचित हो रहा है कहीं पर भी, तो वो आपको द्रव्यवाचक में रखना है, और अगर वो द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है तो जातिवाचक में रखना है। इसी प्रकार से आपको समूहवाचक का समझना है। प्रैक्टिस से ये सारी चीज आ जाएंगी। इसी बुक में आगे करीब करीब आपके 400 से 500 क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी आप कहीं भी अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, तो वो आप प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं, आसपास की चीज़ों को ही समझ के। ये चीज़ें सब समझने वाली हैं, ये इस तरीके से कोई रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तीसरा है पॉइंट, जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, दया, मिठास। ये कोई भौतिक चीज़ें नहीं है, ये तो सब समझने वाली है, महसूस करने वाली हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आएगी। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये पूछा जाए आपको हिंदी में कितने प्रकार के हैं, तो ये ध्यान रखना है। और हिंदी में वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका संस्कृत का सब्जेक्ट तो है नहीं, हिंदी का होगा तो हिंदी में ही पूछा जाएगा, पर विशेष तौर पर संस्कृत शब्द जुड़ा हो तो ध्यान रखना है। हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये ध्यान रखने हैं। सर्वनाम पे आ जाते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में कुल 6 सर्वनाम है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इन सर्वनामों के नाम भी, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में 3 आते हैं, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जब व्यक्ति अपने स्वयं की बात कर रहा होता है, जैसे मैं या हम, तो वो आ जाता है उत्तम पुरुष में। जब अपने सम्मुख खड़े किसी भी व्यक्ति की, अपने मित्र की बात कर रहा हो, सम्मुख खड़ा है उसका, तुम, आप, इस तरीके से सामने खड़ा है, उपस्थित है, तो वो आ जाता है मध्यम पुरुष में। अब 2 व्यक्ति हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं भी है, तो वो आ जाता है अन्य पुरुष में। निश्चयवाचक में 2 तरीके के होते हैं, एक निकटवर्ती और एक दूरवर्ती। निकटवर्ती में जैसे पास में ही आपकी कोई पुस्तक रखी है, आप कहें कि यह मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है, तो ये निश्चित हो गया, और निकटवर्ती हो गया, तो ये एक निश्चयवाचक को समझ सकते हैं। दूरवर्ती में कहें आप वहाँ पर, या वह पेड़ आम का पेड़ था, तो ये दूरवर्ती हो गया, लेकिन वह पेड़ निश्चित है आम का पेड़ था, तो ये निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में ही प्राणिबोधक और वस्तुबोधक 2 आते हैं। प्राणिबोधक में कोई किसी प्राणी की बात की जाएगी, जैसे
कोई व्यक्ति वहां पर रात के अंधेरे में खड़ा था। तो ये निश्चित वाचक व्यक्ति खड़ा था, तो ये अनिश्चय है, मतलब अनिश्चय वाचक है। कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा था, हमें पता नहीं कौन व्यक्ति खड़ा था, लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा था, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो वो आपका अनिश्चयवाचक में प्राणिबोधक में आ जाएगा। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्राणिबोधक वस्तुबोधक। तो ये आप बस इतना ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा कि एक सर्वनाम है 6 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ लिए जाते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के, 6 प्रकार में कैटेगरी: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में ये सब चीज़ें हैं जैसे कि अभी बताएं। निश्चयवाचक में ये है एक, मतलब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा महसूस करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा कि निश्चितता की बात हो रही है अनिश्चितता की। अब ये शब्द ही कुछ ऐसे हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं, यह, ये, वह, वे, कोई, कुछ, अन्य, इस तरीके के ये शब्द होते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में भी प्राणिबोधक वस्तुबोधक में डिफरेंस रखे गए हैं, कौन, क्या। तो ये कौन, क्या, कोई, कितना, ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक लगे होते हैं, और वो तो सेंटेंस में प्रश्नवाचक होगा ही, तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता है कौन सा होता है इस तरीके से। तो ये आपको प्रश्नवाचक समझ में आ जाएगा। और निजवाचक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। इसके ये शब्द हैं स्वयं, आप, ही, इस तरीके के, ये जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आपके निजवाचक शब्द होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, निजवाचक शब्द सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर आ जाता है विशेषण, नीचे दिया होगा विशेषण, तो सर्वनाम की बात। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिया गया है काला घोड़ा, तो ये घोड़े की विशेषता बता रहा है काला शब्द के, घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या हो गया विशेष्य, और विशेषण क्या हो गया काला। तो ये ध्यान रखना है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहे जाता है, अब और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं आपके: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में किसी प्रकार का गुण प्रदर्शित हो रहा होगा, इसीलिए इसका नाम गुणवाचक विशेषण दिया गया है। जैसे काला, गोरा, नया, पुराना, एक अपने आप में एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में जैसे संख्या दी हुई होगी 20, 25, 10, 20, जो भी दी हो, निश्चित दी हो तो निश्चित संख्या, कुछ संख्याएं दी हो, कुछ पेन हैं मेरे पास, कुछ किताबें हैं मेरे पास, तो ये संख्या में ही बात होगी। किताबें तो संख्या में गिनी जाएंगी, पेन आपके संख्या में ही गिने जाएंगे, तो ये एक अनिश्चयवाचक संख्या हो जाएगी। कुछ, कई, ये है ही शब्द अनिश्चयवाचक। परिमाणबोधक, इसमें आपकी बात हो जाएगी जैसे 10 किलो, 5 क्विंटल, 10 लीटर द्रव आपका परिमाणवाचक में आएगा। इस तरीके से चीजें जो तौली जाएंगी, तौलने वाली होंगी, जो तौल में आती हैं, वो सब परिमाणबोधक में आएंगी। सार्वनामिक विशेषण, वह घर मेरा है, इसमें आपने अभी सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम में ये शब्द से वह, कोई, ऐसा, तो वो शब्द सर्वनाम में ही भी प्रयोग होंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं सर्वनाम। यहाँ पर ये सब वाक्य दिया गया है वह घर मेरा है, तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो ये आपका सर्वनाम भी है, और विशेष तौर पर यह घर की किसी विशेष व्यक्ति की, कोई विशेष व्यक्ति अपनी बात कह रहा है कि वह घर मेरा है, तो एक विशेषता जुड़ जाती है, तो वो है एक सर्वनामिक विशेषण भी है, यहाँ पर सर्वनाम भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी विशेष व्यक्ति का घर है तो वो एक विशेषता हो गई। कोई आदमी आ रहा है, तो ये भी एक अनिश्चयवाचक विशेषण में आएगा। कोई सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है यहाँ पर क्रिया। क्रिया क्या होती है आप सभी जानते हैं, किसी कार्य का होना, करना समझाया जाता है। कोई कार्य हो रहा है पूर्ण रूप से या नहीं हो रहा है, क्रिया के माध्यम से ही पता चलता है, तो वो क्रिया होती है। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिसमें कर्म का होना पाया जाता है। जैसे कोई खाना खा रहा है तो एक कर्म कर रहा है, खाने में आप कुछ भी हो सकता है, जैसे रोटी भी हो सकती है, चावल भी हो सकते हैं, अपना उसका पिज्जा, बर्गर, कुछ भी हो सकता है, तो एक कर्म की श्रेणी में आने वाले शब्द हैं। जैसे पी रहा है, दूध पी सकता है, पानी पी सकता है, तो ये भी एक कर्म की श्रेणी में आएंगे। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा सकर्मक क्रिया में काउंट होते हैं। इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया वाला सो रहा, सोना, तो ये सोने में किसी प्रकार का कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी खाने में हमने की कि पिज्जा खा रहा होगा, रोटी खा रहा होगा, बर्गर खा रहा होगा, सोना तो सोना है, तो वो एक
अकर्मक क्रिया में होगा, किसी प्रकार का कर्म नहीं हो रहा। रोना, रोने में किसी प्रकार की कोई कैटेगरी नहीं होगी, रो रहा है तो वो भी एक अकर्मक क्रिया में। हंसना भी एक अकर्मक क्रिया में। इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से पहचानने को आएंगे ये कर्मक है या सकर्मक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट अपना, क्रिया को मूल रूप से धातु भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्रिया को मूल रूप से धातु भी कहा जाता है। यहाँ पर है वाच्य क्रिया का रूपांतर है। एक पॉइंट आता है वाच्य। तो वाच्य क्या है? क्रिया का ही रूपांतर है। यह 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होते हैं। जैसे मोहन ने दूध पिया। अब यहाँ पर पॉइंट करके पूछा जाए किसने दूध पिया, तो मोहन विशेष तौर पर फोकस होता है। तो मोहन एक अपने आप में कर्ता है, तो ये कर्ता की प्रधानता रखता है, ये पूरा का पूरा वाक्य, तो ये कृतवाच्य हो गया। अब यहाँ पर कर्मवाच्य की बात करें, लेख लिखा गया, तो यहाँ पर कोई कर्ता है ही नहीं, कर्ता अनुपस्थित है, यहाँ पर कर्म है विशेष तौर पर। तो इस वाक्य में कर्म की ही प्रधानता है। लेख लिखा गया, तो लेख विशेष तौर पर है यहाँ पर, तो ये एक कर्म की विशेषता है इस वाक्य में, तो ये कर्म वाच्य हो गया। भाव की विशेषता होती है जिन वाक्यों में, वो भाववाचक कहलाते हैं, भाववाच्य वाले वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझसे चला भी नहीं जाता, तो ये अपने आप में एक भाव प्रदर्शित करता है। कहीं पे कोई व्यक्ति अपने भाव को कह रहा है, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी अपने मित्र से कह रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि मुझसे अब चला भी नहीं जाता, तो वो अपने भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पूरा वाक्य भी भाव को दर्शाता है, तो ये एक भाववाचक वाक्य हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट इसी को बताता है। इसमें नेक्स्ट है अपना, क्रिया 3 कालों की हो सकती है, वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य काल की। पूरी घटित ही घटना 3 कालों में होंगी, या तो वर्तमान काल में होगी, या भविष्य काल में, या भूतकाल में। तो क्रिया भी 3 कालों में हो सकती है। पूछ लिया जाए क्रिया कितने कालों में हो सकती है, तो 3 कालों में हो सकती है। वर्तमान काल, अब ये यहाँ पर जो सेंटेंस होते हैं आपके, उनके भेद दे दिए गए हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, 5 भेद हैं। पूछ लिया जाएगा भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। और भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो ये 3 भेद हैं। सबसे कम भेद किसके हैं? भविष्य काल के। उससे अधिक किसके हैं? वर्तमान काल के। उससे अधिक किसके हैं? भूतकाल के। अब इसको थोड़ा सा आप कोई ट्रिक बनाएं, ट्रिक व्रिक वैसे तो कुछ नहीं होती है, सब कुछ अपने आप क्रिएट करते हैं, वही आपके लिए बेनिफिट करती है, वरना कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो इस तरीके से समझा सकता हूँ, भविष्य की घटनाओं के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं? कुछ जानते हैं अपने भविष्य के बारे में? कोई कुछ नहीं जानता। बहुत कम अनुमान लगाया जा सकता है, कम ही जानते हैं। तो ये सबसे कम भेद हैं भविष्य काल के। और सबसे ज़्यादा हमको अपना पता किसके बारे में है? भूतकाल के बारे में, क्या क्या घटित हुआ हमें सब कुछ पता होगा आपको, क्या क्या आपके साथ हुआ पास्ट में। तो भूतकाल के सबसे अधिक भेद हैं, 6 भेद। वर्तमान काल भूत और भविष्य के बीच का है, तो ये है वर्तमान काल के 5 भेद। तो ध्यान रखने हैं, वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान जैसे कि राम पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान जैसे कि तुरंत काम हुआ है, राम पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान जैसे कार्य हो चुका है, राम पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान, राम पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान, श्याम राम पढ़ता होगा, शायद राम पढ़ता होगा। तो ये ध्यान रखना है, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के भी इसी प्रकार से 6 भेद हैं। ये इसी तरीके से ये संख्या ध्यान रखनी है, विशेष तौर पर ये पूछ लिया जाता है तो बच्चे बहुत से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, भविष्य काल के 3 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और आपके भूतकाल के 6 भेद। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अवयव से। अवयव ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये हमेशा तटस्थ रहते हैं, सेम रहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक। क्रिया विशेषण के यहाँ पर प्रकार भी दिए गए हैं, 4 प्रकार हैं, रीतिकावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाण बोधक। तो ये ध्यान रखना है। संबंध बोधक की बात करें तो संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं शब्द जैसे कि जो संबंध जोड़ते हुए दिखते हैं एक दूसरे से, वो सब संबंध बोधक में आते हैं। समुच्चय बोधक की बात करें तो जैसे समुच्चय का क्रिएट करेंगे, जैसे तब, और, वरना, किंतु, इसलिए, इस तरीके का शब्द आते हैं समुच्चय बोधक में। विस्माद बोधक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो विस्माद बोधक में जो आश्चर्य प्रकट करते हैं, जैसे अरे ऐसा हो गया, हे राम ऐसा हो गया, आहा ऐसा हो गया, उफ ऐसी बात, इस तरीके के शब्द आते हैं विस्माद बोधक में। एक्सक्लेमेटरी ये साइन होता है आपका, ये भी ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने बताया प्रश्नवाचक की होता है, एक्सक्लेमेटर की ये सीधा डंडा और ये नीचे बिंदु, इस तरीके का होता है। तो सबसे ज़्यादा ये विस्माद बोधक वाले पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट से
क्वेश्चन है, जैसे कि सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे, तो ये यथा स्थान बैठे थे, ये एक अवयव है। यथा स्थान में क्या परिवर्तन होगा? किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये एक अवयव है, स्थानबोधक अवयव हो गया ये आपका। मैंने बताया स्थानबोधक अवयव में आ जाएगा, क्रिया विशेषण स्थानबोधक अवयव। कवि शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवयित्री। यहाँ पर ये कवि शुद्ध है, लेकिन कवयित्री नहीं जुड़ेगा इसमें, ये अशुद्ध हो जाएगा। कई बार कवयित्री का शुद्ध शब्द पूछा गया है आपके पुलिस के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, सुपर टेट तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कव, शुरुआत के दो वर्डों पर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, लास्ट के वर्डों पर, या पर और त्र पर, या पर छोटी की मात्रा, त्र पर बड़ी की मात्रा। इस तरीके से ये कवित्री शब्द बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है, कवयित्री, यही होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी। और शुद्ध वाक्य पूछा जाएगा तो शुद्ध वाक्य भी यही होगा, कवयित्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा यह क्वेश्चन दिया गया है, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य क्या है? जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य, तो उपयुक्त विशेष चार ऑप्शन दिए गए हैं, दृष्टि, प्रश्न, स्थिति, समस्या। तो ऑप्शन सी समस्या सही है। विशेष कौन से शब्द होते हैं? जो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य होते हैं, और जो शब्द विशेषता बताएं वो होते हैं विशेषण। तो जटिल अपने आप में एक विशेषण है। जैसे कि जोड़े जटिल समस्या, तो जटिल समस्या एक बात सही सा पूर्ण सा बना कि नहीं बना? तो इसमें जटिल एक अपने आप में विशेषता बता रहा है समस्या की। समस्या कैसी है? जटिल है। तो समस्या कैसी है? जटिल है। तो जटिल एक क्या हो गया? विशेषण। और किसकी बात हो रही है? समस्या की। समस्या अपने आप में विशेष्य हो गई। मानव क्या है क्वेश्चन अगला? मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, तो मानवता होगी, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ है ही नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। मानव से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये मानवता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक, तो ये हो जाएगा हमारा। उत्तम पुरुष आएगा, हम, हमारा, ये मैंने आपको हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है हमारा, क्योंकि तुम्हारा मध्य पुरुष में आ जाता है, मेरा उत्तम पुरुष एक वचन, और उसका अन्य पुरुष में आ जाएगा। किसी अन्य की बात हो जाएगी तो भी आपका किस में चला जाएगा? अन्य पुरुष में। तो ये हमारा उत्तम पुरुष में काउंट होगा। परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? तो परिश्रमी एक गुणवाचक विशेषण। परिश्रम ही अपने आप में गुण की विशेषता करता है। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक शब्द ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि उसने ध्यानपूर्वक पढ़ा। यह वाक्य में ध्यानपूर्वक पढ़ना क्रिया की रीति को बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया की रीति को बता रहा है। पढ़ना अपने आप में क्रिया है, और किस तरीके से पढ़ रहा है? ध्यानपूर्वक। तो यह एक क्रिया की रीति को प्रदर्शित कर रहा है। कमरे में कोई छिपा हुआ है, मेरे एकांकित शब्द क्या है? कोई आप सभी को पता होना चाहिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। यहाँ पर ये रिक्त स्थान का रूप में दिया गया है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान में की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उन्हें ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे निजवाचक हो गया, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये आपको ये भी निजवाचक हो गया हमें, और ये कैसा हो गया आपका? हमें क्या कहते हैं? तुम्हें। तुम्हें हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये उन्हें ही हो जाएगा। यहाँ पर विशेष तौर पर दिया गया है अन्य पुरुषवाचक। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन दिया गया है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो ये रेखांकित शब्द कौन सा हो जाएगा? संज्ञा की विशेषता कर रहा है रेखांकित शब्द। गरीबों किस प्रकार की संज्ञा? सभी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी यहाँ पर। गरीबों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गरीब सभी काउंट हो गए यहाँ पर। तो ये गरीबों शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हमें इसमें क्या दिखा रहा था? हमें आपका संज्ञा के साथ ही जुड़ा हुआ सर्वनाम था। तो ये ध्यान रखना। सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताए गए 6 भेद हैं। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये आपको बता दिया गया, जातिवाचक संज्ञा है।
वह धीरे धीरे चल रहा था। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे क्रिया की एक विशेषता बताता है। क्रिया भी धीरे धीरे हो रही है, चल रहा है भी कैसे है? धीरे धीरे। तो क्रिया की भी अपनी एक विशेषता बताता है। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपको बता दिए गए 4 प्रकार के होते हैं, शुरुआत में 4 प्रकार के। चाय में कुछ पड़ा है, यह इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो कुछ अपने आप में सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, मैंने आपको बता दिया। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका टेंशन नहीं लीजिएगा, 18 फरवरी को भी अगर एग्जाम होगा तो ये पूरी बुक और साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है पूरा करा दूंगा। यूपी पुलिस मतलब कांस्टेबल पे फोकस करते हुए, यूपी के विशेष तौर पर क्वेश्चन को रखते हुए, और भी जो भी नेशनल इंटरनेशनल पूछे जा सकते हैं उन सब को भी। तो ये अभी आराम से करा दूंगा मैं आपको। अभी थोड़ा सा मुझे हेल्थ का, फीवर का प्रॉब्लम है इसलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।